हेलो दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में एक नया टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है सेन वंश। दोस्तों इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पाल वंश के बारे में पढ़ा है, और इसके 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 बाद हमने बात की थी दोस्तों राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, जो त्रिपक संघर्ष हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ लिया। देखिए दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे सेन वंश के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम रहेगा, 5 से 10 मिनट तक रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है सेन वंश। देखिएगा जो सेन वंश है दोस्तों, इस सेन वंश का जो पतन है यानी सेन वंश का जो उदय है वो दोस्तों पाल वंश के पतन के बाद में ही क्या होता है कि बंगाल के अंदर सेन वंश के हाथों में ये जो शासन है बंगाल का, वो सेन वंश के शासकों के हाथों में आ जाता है। ठीक है, तो सेन वंश की जो स्थापना है दोस्तों वो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? सेन वंश की स्थापना दोस्तों सामंत सेन के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्योंकि उसने जो राड नामक स्थान पर एक राज्य स्थापित करता है, यानी कि एक राड नामक स्थान है राड। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों बंगाल के अंदर ही है। ठीक है, तो बंगाल के अंदर यानी बंगाल के अंदर राड नामक स्थान पर दोस्तों जो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा की जाती है। क्योंकि जो पाल वंश था इससे पहले इस बंगाल के अंदर, ठीक है, पाल वंश का होता है पतन, और पतन के बाद में होता है सेन वंश का उदय। ठीक है, तो याद रखना है सेन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा राड यानी कि बंगाल के अंदर राड नामक स्थान पर इसकी स्थापना की जाती है। तो दोस्तों अब हम एक एक जो शासक है सेन वंश के उनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों ये टॉपिक, थोड़ा है, यानी कि 10 से 15 मिनट या 10 से 5 मिनट का ही वीडियो है दोस्तों। तो आप इसके नोट्स बनाइएगा। और दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस चैनल है दोस्तों, और उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों इसको जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। शासक है विजय सेन। ठीक है, जो पहला शासक है दोस्तों विजय सेन, यानी कि इसमें हमने सामंत सेन के बाद में विजय सेन की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, विजय सेन दोस्तों इस वंश यानी कि जो सेन वंश है, इस सेन वंश का बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण शासक है। और दोस्तों कहा जाता है कि विजय सेन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो याद रखिएगा, यानी कि विजय सेन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, क्योंकि सामंत सेन ने तो दोस्तों इसकी स्थापना की, और जो भी जितने भी शासक हुए सेन वंश के अंदर उसमें सबसे प्रतापी शासक विजय सेन होता है। ठीक है, क्योंकि क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसने एक तो नव्य दोस्तों ये है आपका नेपाल में, और नेपाल में एक वीर यानी मिथिला भी नेपाल के अंदर है। इन दो नए शहरों को पराजित यानी इन दो नए सिटी थी यानी कि नगर थे दोस्तों, उन नगरों को यानी कि उन जनपदों को उनके शासकों को पराजित किया। ठीक है, किसने? इस विजय सेन। इसीलिए दोस्तों इसको यानी कि सेन वंश का सबसे प्रतापी शासक और महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया है। यानी कि आप देख लीजिएगा, नव्य और वीर यानी मिथिला को जीता, तो कहा गया है कि वहाँ तक उसका साम्राज्य विस्तार था, यानी नेपाल पर भी थोड़े दिन के लिए उसने शासन स्थापित किया है। ठीक है, इसीलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक कहा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो जो विजय सेन है, इस विजय सेन ने दोस्तों दो नए नगर बसाते हैं। यानी कि ये विजय सेन दो नए नगर बसाता है, एक तो विजयपुर यानी कि अपने नाम पर बसाता है, और एक विक्रमपुर दोस्तों, यानी कि विक्रमपुरी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विक्रमपुर और विजय नगर ये दो नई सिटी बसाता है कौन? ये विजय सेन। तो दोस्तों इसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, देखिएगा जो विजय सेन है, विजय सेन सेन वंश का सबसे प्रतापी और सबसे इम्पोर्टेंट शासक माना जाता है, क्योंकि इसने नव्य और वीर यानी कि मिथिला नेपाल के दो नगरों को पराजित किया और वहाँ के शासकों को पराजित किया। और उनको पराजित करने के बाद में दोस्तों इसने दो बड़े नगरों की स्थापना की, एक तो विजयपुर की और एक विक्रमपुर की दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई है। ठीक है,
अब दोस्तों हम बात करेंगे अगला जो शासक है। शासक का नाम है दोस्तों भल्लाल सेन। दोस्तों जो बाहुबली जो मूवी उसमें जो भल्लाल सेन है दोस्तों, वो भल्लाल नहीं है दोस्तों, ये विजय सेन यानी कि जो सेन वंश का शासक है दोस्तों। ठीक है, तो भल्लाल सेन है। इस भल्लाल सेन की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों भल्लाल सेन सेन है जो विजय सेन की मृत्यु के बाद शासक बनता है। ठीक है, यानी कि भल्लाल सेन है ना, जो विजय सेन है, विजय सेन की मृत्यु के बाद भी उसका उत्तराधिकारी बनता है। और इस भल्लाल सेन ने बंगाल के अंदर दोस्तों एक तो जाति प्रथा थी और एक कुलीन प्रथा थी। ठीक है, इस जाति प्रथा और कुलीन प्रथा पर संगठित करने का श्रेय, यानी कि इस जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए और कुलीन प्रथा है ना उसको संगठित करने का एक श्रेय माना जाता है। और दोस्तों जो कुलीनवाद है, कुलीन प्रथा हम यूँ कह सकते हैं कुलीनवाद है, ये कुलीनवाद दोस्तों एक सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, सामाजिक आंदोलन था जो जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित उसने किया था। ठीक है दोस्तों, ये जो भल्लाल सेन है, ये भल्लाल सेन दोस्तों एक बड़ा लेखककार था, यानी कि विद्वान भी था। इसने 2 किताबें लिखी दोस्तों, देखिएगा। एक तो दोस्तों दान सागर किताब लिखी थी, एक अद्भुत सागर। ठीक है, देखिएगा अद्भुत सागर है ना, जो इस भल्लाल सेन ने लिखे, लेकिन अपूर्ण रही, क्योंकि दोस्तों ये पूरी नहीं हुई और भल्लाल सेन की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस भल्लाल सेन के द्वारा अधूरी जो अद्भुत सागर किताब है, इस अद्भुत सागर किताब की जो रचना है दोस्तों वो आगे की जाएगी। ठीक है, यानी कि इसके जो पुत्र है उनके द्वारा इस किताब की पूरी रचना की जाएगी। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो उपाधि हैं भल्लाल सेन की, उपाधि देखिए तो गौड़ेश्वर की उपाधि, यानी कि उसने गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की, और एक निशक शंकर, इसको निशक शंकर भी कहा गया है। ठीक है, किसको? भल्लाल सेन को दोस्तों। देखिएगा एक मिनट, हाँ देखिएगा, इसको गौड़ेश्वर और निशक शंकर कहा गया। एक बार फिर से देखिएगा, यानी कि जो भल्लाल सेन है इसको एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, भल्लाल सेन की अगर तो दोस्तों इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखिएगा, जो भल्लाल सेन है, इस भल्लाल सेन ने, यानी कि भल्लाल सेन है जो शासक कब बनता है दोस्तों, ये दोस्तों विजय सेन की मृत्यु के बाद ही बनता है। और इस भल्लाल सेन ने जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को उसने संगठित किया। साथ ही कुलीनवाद है जो सामाजिक एक आंदोलन था। इसने 2 किताबें लिखी, दो, एक तो दान सागर, एक अद्भुत सागर। दान सागर जो बुक थी दोस्तों, ये भल्लाल सेन के द्वारा लिखी गई, और अद्भुत सागर भी भल्लाल सेन के द्वारा लिखी गई। लेकिन दोस्तों जो ये अद्भुत सागर है ये पूरी नहीं किया, क्योंकि इसको पूरा नहीं करता और भल्लाल सेन की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसने 2 उपाधियां धारण की, एक तो दोस्तों गौड़ेश्वर की उपाधि और एक निशंक शंकर की उपाधि धारण करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला जो शासक है इस सेन वंश का, उसका नाम है लक्ष्मण सेन। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक होता है। देखिएगा ये जो लक्ष्मण सेन है दोस्तों, ये लक्ष्मण सेन दोस्तों जो भल्लाल सेन है इसका उत्तराधिकारी, यानी कहने का मतलब उसका पुत्र था। फिर भल्लाल सेन के बाद में ये लक्ष्मण सेन उत्तराधिकारी बनता है, शासक बनता है। उसने बंगाल की प्राचीन राजधानी, देखिए उसने बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ थी, इस गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी एक लक्ष्मणवती, ठीक है, लक्ष्मणवती यानी कि लखनौती की स्थापना करता है। ठीक है, देखिएगा, यानी कि उसने गौड़ेश्वर जो प्राचीन राजधानी थी बंगाल की, उस प्राचीन बंगाल की राजधानी के निकट एक और अपनी साम्राज्य की कैपिटल बनाता है, एक लक्ष्मणवती। देखिएगा लक्ष्मणवती, लखनौती भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे अगर हम चर्चा करें इसके बारे में कि 1202 एडी यानी ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, देखिएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी यानी कि 1202 ईस्वी के अंदर इस मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनौती, यानी कि जो इसको लक्ष्मणवती भी कहा गया, उस पर आक्रमण करता है और उस पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। कौन? ये यानी कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिएगा फिर होता क्या है दोस्तों, जो बख्तियार खिलजी द्वारा जो अभियान किया गया था बंगाल की तरफ, वो जब आ रहा था तो दोस्तों इसके जो बंगाल की तरफ आ रहा था उस रास्ते में, यानी कि बंगाल से पश्चिम में बिहार पड़ता है। और बिहार में दोस्तों बहुत ही फेमस यानी बहुत ही प्रसिद्ध एक यूनिवर्सिटी होती है, नालंदा विश्वविद्यालय होता है दोस्तों। उस नालंदा विश्वविद्यालय को इस मोहम्मद
मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा उसको तहस नहस कर देता है और दोस्तों उसमें आग लगा देता है, क्योंकि उसने इस नालंदा विश्वविद्यालय को मंदिर समझा और मंदिर समझ के दोस्तों उसने यानी कि उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात प्राप्त करने के लिए उसने इस नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर देखिए दोस्तों, यानी कि जो लक्ष्मण सेन है, ये लक्ष्मण सेन ने अपने पिता भल्लाल सेन द्वारा जो प्रारंभ किए गए जो अद्भुत सागर है, मैंने कहा था कि इसका जो पुत्र होता है यानी कि लक्ष्मण सेन के द्वारा इस अद्भुत सागर को पूरा करता है, यानी कि अपूर्ण, यानी कि उसको अपूर्ण रह जाता है, यानी कि पूरी ये किताब लिखी नहीं जाती भल्लाल सेन की, और पूरी लिखने से पहले दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है भल्लाल सेन की। लेकिन इस अद्भुत सागर को, ठीक है, जो लक्ष्मण अद्भुत सागर है, अद्भुत सागर जो भल्लाल सेन के द्वारा लिखी, उसको पूरा उसका पुत्र लक्ष्मण सेन करता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अद्भुत सागर यानी कि इसकी कुछ कविताएं हैं, यानी कि जो अद्भुत जो बुक है इसके अंदर कुछ कविताएं एक दूसरी किताब में मिलते हैं, यानी कि सदुवित कर्णामृत, यानी कि सदुवित कर्णामृत के द्वारा सदुवित कर्णामृत के अंदर उस अद्भुत सागर की कुछ कविताएं मिलती है दोस्तों। और दोस्तों सदुविद कर्णामृत जो किताब है ये श्रीधर दास के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, जो सदुविद कर्णामृत है ये श्रीधर दास के द्वारा लिखी जाती है, और ये लक्ष्मण सेन का दरबारी कविता और लेखककार भी था दोस्तों। तो याद रखिएगा कि जो लक्ष्मण सेन के जो पिताजी थे भल्लाल सेन के द्वारा जो अद्भुत सागर जो किताब लिखी गई थी, उस किताब को पूरा उसका पुत्र लक्ष्मण सेन करता है। लेकिन अद्भुत सागर की जो कुछ कविताएं हैं दोस्तों, यानी कि कविताएं सदुक्ति कर्जामृत, यानी सदुक्ति कर्जामृत के अंदर इसकी कुछ कविताएं मिलती है, जिसकी रचना श्रीधर दास के द्वारा की जाती है। और ये जो श्रीधर दास है दोस्तों, ये श्रीधर है ना, ये लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि या हम यूँ कह सकते हैं लेखक भी है दोस्तों। इसके बाद में अगर देखें कि इसके अलावा इस जो लक्ष्मण सेन है, लक्ष्मण सेन के दरबार में एक कवि और रहता था, उस कवि का नाम है दोस्तों हलायुद्ध। देखिएगा, हलायुद्ध है, इस हलायुद्ध के द्वारा, यानी कि हलायुद्ध के द्वारा ये हलायुद्ध था, ये जो लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश यानी कि एक प्रधान न्यायाधीश था, ठीक है, जस्टिस था, और उसका मुख्यमंत्री भी था दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस लक्ष्मण सेन के द्वारा जो गढ़वाल जो शासक है, गढ़वाल शासक यानी कि जयचंद और लक्ष्मण सेन के मध्य एक युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर जयचंद पराजित होता है और लक्ष्मण सेन क्या हो जाता है, तो इसमें विजित हो जाता है। तो लक्ष्मण सेन ने यानी कि इस जयचंद को, गढ़वाल शासक को हरा देता है। इस खुशी में उसने एक उपाधि धारण करता है दोस्तों, परम भागवत की उपाधि धारण करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उपाधि है दोस्तों। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला भल्लाल सेन का पुत्र लक्ष्मण सेन था दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, इस उपाधि के बाद होता क्या है कि लक्ष्मण सेन के दरबार में अनेक प्रतिष्ठित विद्वान और लेखक निवास करते थे दोस्तों। यानी कि जो इसके दरबार में इनकी ये साहित्य का और कला का बहुत प्रेमी था, तो उसने अपने दरबार में कुछ विद्वानों या कुछ लेखकों को भी आश्रय दे रखा था। और उसमें दोस्तों आपको पता है जो जयदेव है, बहुत ही फेमस राइटर जयदेव, जिसने गीत गोविंद नामक किताब लिखी थी दोस्तों। तो ये जयदेव भी इसी के दरबार में रहता था। किसके दरबार में दोस्तों? भल्लाल सेन का पुत्र लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। ठीक है, और जयदेव ने एक किताब लिखी गीत गोविंद। कहीं ना कहीं हम यूँ कह सकते हैं कि गीत गोविंद नामक किताब में भल्लाल सेन के पुत्र लक्ष्मण सेन के बारे में, उनकी साम्राज्य की नीति, शासन व्यवस्था और उसकी कानून व्यवस्था के बारे में उसने लिखा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा शासक था, क्योंकि इस लक्ष्मण सेन के द्वारा उसकी जनता बहुत प्रेम करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम इसकी जो जयदेव की किताब है गीत गोविंद, उसके बारे में उसकी चर्चा हमें मिलती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो भल्लाल सेन के पुत्र लक्ष्मण सेन के दरबार में एक कवि रहता था धोई। ध्यान देगा, धोई के द्वारा पवन इत्र नामक किताब लिखी गई थी। ठीक है, एक दो तो हलायुद्ध के द्वारा यानी कि ब्राह्मण सर्वस्व नामक की किताब लिखी जाती है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है सेन वंश के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है।
दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 जो अपना टीके स्टडी क्लासेज चैनल है उसकी लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में या किसी एजुकेशन ग्रुप में, चाहे लाइब्रेरी ग्रुप हो, चाहे कॉलेज ग्रुप हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल यानी कि जो आपकी 10th क्लास और 12th क्लास का कोई सा भी ग्रुप हो, वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और शेयर करने के पश्चात दोस्तों इसके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो दोस्तों बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों हम कल एक नए राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे, तो वेट कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि इंतज़ार यानी कि वेट है बहुत ही मतलब इंतज़ार करने का फल आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय।